Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज आ गया है हमारा 10th सेशन। यस, सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस का 10th सेशन आ गया है। 9th सेशन आपने देखा नहीं देखा बताएं मुझे। चलिए अपने आप देख लें, पीछे पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट है सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस की, वहाँ के सारे सेशंस देखें, प्रॉपरली समझें। ऐसे फॉर ग्रांटेड ना लें कि बस ये कोई टेस्ट वेस्ट क्लियर करने के लिए है, राइट। ये आपको हेल्प करेंगे आगे भी लॉजिक्स में, इंटरव्यूज में और प्रैक्टिकली जब आप जॉब्स करेंगे तब भी। चलिए आ जाते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, कई बार बताती रहती हूँ मैं, पता नहीं आप लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले एक इंट्रो देख लेते हैं। सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से होते हैं? कोई भी रियल या हाइपोथेटिकल, मतलब क्या मतलब होता है इसका? कोई सिचुएशन दे दी आपको कि भाई ऐसा हो तो कैसा होगा, ऐसा हो तो कैसा होगा, क्या करना होगा एचआर को, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस। हाइपोथेटिकल और रियल में दो में क्यों डिवाइड किया जा रहा है? हाइपोथेटिकल मतलब हो सकता है ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करें ना करें, और रियल मतलब सिचुएशन एग्जिस्ट करती हैं, मतलब हुई हैं, तो वो उसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस बने हुए हैं, राइट। टिप्स क्या हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं टिप्स। वैसे रीड मोर एंड मोर अबाउट स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, लर्न एचआर टर्म्स, लर्न एचआर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन डिफरेंट डोमेन्स लाइक रिक्रूटमेंट, टैलेंट एक्विजिशन, जर्नलिस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यस, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ऐसे ही लर्न करिए रिक्रूटमेंट के बारे में, टैलेंट एक्विजिशन, जर्नलिस्ट के बारे में, सबके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए क्या क्या होता है, बिकॉज ये कहीं लिखे हुए क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेंगे। मेरे चैनल पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, टैलेंट एक्विजिशन की, ह्यूमन रिसोर्स की, एचआर एंट्री लेवल और रिक्रूटर, बहुत सारी हैं। जो नहीं मिले वो मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं और से पढ़ना चाहें कहीं और से पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़रूर पढ़ें तभी ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बहुत हो गया, आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अरेंज द गिवन रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज क्रोनोलॉजिकली टू फॉर्म अ लॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है पीछे से अब तक, मतलब पास्ट से प्रेजेंट तक आ जाइए, ठीक है, इस ऑर्डर में हमें डालना है। तो क्या क्या ऑर्डर होता है? फर्स्ट इज एम्प्लॉय कोड क्रिएशन। कब होता है एम्प्लॉय का कोड? जब भाई उसे हम हायर कर लेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉय को ही कोड क्रिएट कर लेंगे। किस एम्प्लॉय का कोड क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो इसलिए एम्प्लॉय का कोड ऐसे क्रिएट नहीं होगा। ऑफर लेटर, ऑफर लेटर कब जनरेट होगा भाई? जब हम एम्प्लॉय को ज्वाइन करवा चुके होंगे, है ना, मतलब सॉरी, जब हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर चुके होंगे, राइट, जब हम उसका इंटरव्यू ले चुके होंगे और उसका सिलेक्शन हो गया होगा, तब हम ऑफर लेटर देंगे। तो सी इंटरव्यू, ये बात कुछ समझ आ रही है? इंटरव्यू अभी चलती है, बात करेंगे इसके बारे में। डी मतलब इंटरव्यू ऑब्वियसली पहले होता है ना, इन दोनों चीजों से पहले तो इंटरव्यू होता ही है। डी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड किस चीज का? बैकग्राउंड चेक होता है। ये बैकग्राउंड चेक किसका करेंगे भाई? इंटरव्यू में अगर हमें लगा कि हाँ सब कुछ ठीक है तभी तो करेंगे, अदरवाइज इतने सारे कैंडिडेट हैं, 100 200 500, सबका बैकग्राउंड चेक करने लगेंगे। जब हमें इंटरव्यू में पता चलेगा कि सिलेक्शन हम कर सकते हैं इस कैंडिडेट का, मतलब हम सिलेक्ट कर रहे हैं इस कैंडिडेट को, सारी चीज़ें ओके हैं, तब हम उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद उसको ऑफर लेटर दे देंगे, और जब वो हमारे पास आएगा तो एम्प्लॉय का कोड क्रिएट कर देंगे। तो मैंने ये किस सीरीज में बोला? मैंने बोला इंटरव्यू, बैकग्राउंड, ऑफर लेटर और एम्प्लॉय कोड क्रिएशन। अब कहाँ से अब चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन बैठता है। सबसे पहले सी इंटरव्यू, उसके बाद डी बैकग्राउंड, उसके बाद बी ऑफर लेटर, और फिर एक एम्प्लॉय कोड क्रिएशन, राइट। ये कौन सा है? सी डी बी ए, यानी कि ए, ठीक है, ये ऐसे होगा, ओके। इसके लिए देखिए वही वाली चीज़ें, अगर आपको ये सारी एक्टिविटीज़ पता होंगी कि कैसे कैसे होती हैं, कब कब होती हैं, तभी आप इसे समझ पाएंगे, ठीक है। इसीलिए रिक्रूटमेंट, एचआर, रिक्रूटर, इन सब के बारे में पढ़ते रहिए, ओके। नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कंटेंट मार्केटिंग कंपनी इज इन डायर नीड फॉर SEO expert as the expert as the HR of the company. How you will go about the hiring? देखिए फिर वही वाली चीज़ है, इसमें ना एरर है, जैसे मैंने ऐसे ही कॉपी कर लिया कमेंट बॉक्स से, तो यहाँ पे क्वेश्चन में फॉर्मेटिंग एरर है। एक्सपर्ट के बाद होना चाहिए था हमारा फुल स्टॉप, और फिर ये एज कैपिटल से स्टार्ट होना था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एरर्स आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, मैंने कमेंट बॉक्स से कॉपी करे हैं, और जहाँ से कमेंट बॉक्स में है वो भी उन्होंने भी कहीं से कॉपी किए होंगे। हाँ, मैं ये बताना भूल गई कि ये जो क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 6 तक, ये पद्मिनी वीडियो इनका चैनल है, वहाँ से मुझे मिले हैं कमेंट बॉक्स में। कौन से वाले सेशन से? 7th सेशन में ये इन्होंने पोस्ट किए थे। सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस का एक 7th सेशन था, वहाँ पे ये पोस्ट हुए थे, ठीक है। तो अब हमें कौन चाहिए? हमें चाहिए SEO एक्सपर्ट,
और अब एचआर कैसे हायरिंग करेगा, ठीक है। तो रन पेड एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया फॉर द पोजीशन, run paid advertising on different recruitment portals, go for the internal referrals, spread word of mouth। देखिए स्प्रेड वर्ड ऑफ माउथ तो हम वर्ड ऑफ माउथ से ना स्प्रेड करते रह जाएंगे, हमें मिल ही नहीं पाएगा इतनी जल्दी। वर्ड ऑफ माउथ जो है ना, इधर से उधर बात फैलना, ये हायरिंग के केसेस में नहीं हो पाता, इतना इजी नहीं होता। ये एक हमारा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, मतलब ये एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है जो साथ में चल रहा है, मतलब हमने कई लोगों को बता दिया और हम और चीज़ें भी कर रहे हैं। खाली एक ऑप्शन अगर हमें चूज करना हो तो वर्ड ऑफ माउथ कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से पहुंचने में टाइम लगता है और हमें ये भी नहीं पता कि सही लोगों तक वो बात पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी। जैसे कि हमें SEO एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट हमें चाहिए, तो पता नहीं वहां तक बात पहुंचेगी भी नहीं पहुंचेगी और हम उसी का वेट करते रहेंगे कि भाई वर्ड ऑफ माउथ से कब स्प्रेड होगा, ठीक है। गो फॉर इंटरनल रेफरल्स, अगेन रेफरल्स पता नहीं हो ना हो अवेलेबल, राइट। तो इंटरनल रेफरल्स से भी इतनी आसानी से नहीं है कि अवेलेबल हो सकते हैं हमें या नहीं, ओके। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होना इतना आसान नहीं होता। रन पेड एडवर्टाइजिंग ऑन डिफरेंट रिक्रूटमेंट पोर्टल्स, देखिए ये जो रिक्रूटमेंट पोर्टल्स है बहुत सारे तो फ्री होते हैं और बहुत सारे हम परचेज करते हैं, मतलब इनका हम कुछ अमाउंट पे करते हैं, ईयरली होता है, मंथली होता है, ठीक है। नॉर्मली ईयरली हम देते हैं, अक्सर नौकरी एंड ऑल में ईयरली का बहुत अच्छा ऑप्शन है, ओके। सो अब क्या होता है वहाँ पे पेड एडवर्टाइजिंग क्या होगी, वहाँ तो ऑलरेडी हमने पेड करके वो परचेस कर लिया ना पोर्टल, तो वहाँ पे हम पेड एडवर्टाइजिंग क्या रन करेंगे, ये कोई ऑप्शन नहीं बनता, ठीक है। पेड एडवर्टाइजिंग नहीं रन होती है उस पे तो पोर्टल्स पे आपको जॉब पोस्टिंग्स कर दीजिए जब आपने परचेस कर लिया है पेमेंट करके, ठीक है। रन पेड एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया फॉर द पोजीशन, ये हो सकता है हमारा, हम ये कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट की जॉब, ये लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा उनसे लिंक्ड रहते हैं, क्योंकि इनका काम ही ये है गूगल से ये सर्च करना और यूट्यूब से सर्च करना, इस तरीके की चीज़ों पे सर्च करना, तो यहाँ से फाइंड आउट करना इन्हें थोड़ा ज़्यादा आसान होगा, तो हम ये ले सकते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग से यहाँ सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग से हम यहाँ पर इन्हें टैप कर सकते हैं इजीली, फाइन। आई एम रियली सॉरी, इट्स रेनिंग आउटसाइड, पता नहीं आपको शायद आवाज़ रेन की आ रही होगी, मैं बहुत अवॉइड कर रही थी कि मैं ना करूँ, लेकिन वो रेन हो रही है तो मुझे शूट करना पड़ रहा है, ठीक है। आई होप सो ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस हायरिंग इंटरनली, व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस हायरिंग इंटरनली, सारे ऑप्शन समझते हैं। इंटरनली अगर हमें किसी को हायर करना है तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, नीचे से पढ़ते हैं, वर्ड ऑफ माउथ। फिर वही इंटरनली हायर करना है तो वर्ड ऑफ माउथ की क्या जरूरत है, इंटरनली अगर मुझे हायर करना होगा तो मैं एक मेल निकाल दूंगा, एक नोटिस निकाल दूंगा, इसमें ये क्या कि मैं एक किसी डिपार्टमेंट के आदमी से कहूंगा और वो पूरे दिन में जाके वर्ड ऑफ माउथ से एक्सप्रेस करता रहेगा कि हाँ जी वहाँ पे वैकेंसी निकली है कंपनी में। अरे मेरी कंपनी में मुझे लोगों को हायर करना है तो वर्ड ऑफ माउथ क्या करेगा उसमें, वर्ड ऑफ माउथ तो बाहर वालों के लिए हो गया ना। सी, रेफरल प्रोग्राम, फिर वही वाली चीज, जिसे रेफर करो उसे करो, एक ही डिपार्टमेंट के लोग एक दूसरे को रेफर करते रहेंगे। रेफरल प्रोग्राम आउटसाइडर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब अंदर से कोई किसी और को, बाहर वाले को रेफर करे, ठीक है। बी, अनाउंसिंग IJPS एंड IPPS, इस पे बात करते हैं। पोस्टिंग इन जॉब पोर्टल, राइट, जॉब पोर्टल पे पोस्ट कर दीजिए। जॉब पोर्टल पे पोस्ट करके क्या होगा, बाहर मैं किसको दिखा रही हूँ, जॉब पोर्टल पे पोस्ट करूंगी तो एक्सटर्नल लोग आएंगे, राइट। हमारी ही कंपनी के लोग अगर मुझे चाहिए तो मैं किसको ऑप्ट करूंगी, जॉब पोर्टल पे। हमारी कंपनी के लोग जॉब पोर्टल पे जॉब थोड़ी ढूंढेंगे कि हाँ भाई वो यहाँ पे काम कर रहे हैं इंटरनली यहाँ पे, और वो जाके इसी कंपनी की जॉब पोर्टल से ढूंढ रहे हैं, ऐसा कभी थोड़ी होगा। रोज जब एम्प्लॉय कंपनी में आ रहा है इंटरनली, इधर से उधर ही मुझे करना है उसको, तो इसका क्या बेनिफिट है। अब मैंने आपसे बात की थी कि वर्ड ऑफ माउथ और रेफरल इसलिए नहीं बैठते क्योंकि अगर मुझे अपनी कंपनी में ही करना है तो मैं कोई नोटिस निकाल सकता हूँ, कोई भी नोटिस, मेल, और इन्फॉर्म किया जा सकता है किसी भी इस तरीके की चीज़ के थ्रू जिसमें इंटरनली ये स्प्रेड हो जाए कि हाँ भाई जॉब निकली है। तो बी ऑप्शन है अनाउंसिंग IJPS एंड APPS, राइट। IJPS और IPPS क्या है, ये है इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स के मेथड, यस, ठीक है। और इंटरनल जॉब पोस्टिंग के मेथड्स है ये, मतलब आपने इंटरनली जॉब पोस्ट कर दी यहाँ पर जिससे कि वो सबको पता चल गई, फाइन।
ये वाला मेथड है ये, जिसमें इंटरनली ही सबको पता चल गया कि ये जॉब निकली हुई है, एक्सटर्नल का इसमें कोई रोल ही नहीं आएगा। अदरवाइज अगर आप जॉब पोर्टल पे पोस्ट कर देंगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल वाले लोग अप्लाई कर देंगे और इंटरनल वाले रह जाएंगे। ठीक है, सो हमें ये ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा थर्ड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फोर्थ। When a supervisor calls a meeting between two employees engaged in a public dispute, it is an example of I'm sorry। ये पता है क्या हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने अभी शायद 9th सेशन में भी डिस्कस किया था। हाँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी शूट किया है ना, तो मुझे लग रहा है मैंने किया था और वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया। इसको यहाँ पे भी बता देती हूँ। देखिए ये, हाँ मुझे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं लग रहा है इसमें। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि सुपरवाइजर बुला रहा है एम्प्लॉयज को, यहाँ पे ये नहीं हुआ कि एचआर बुला रहा है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स को हम मैनेज करने वाले हैं, तो ये इसका लिंक थोड़ा एचआर से ज्यादा होता है कि एचआर कर रहा है, राइट, मैनेज एम्प्लॉयज को। एचआर वर्ड यहाँ पे आता तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में हम इसे ले लेते। ठीक है, ऑल दो जो ये सुपरवाइज़र करते हैं, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ यहाँ पे याद आ गई कि हाँ भाई सुपरवाइज़र कर रहे हैं या मैनेजर कर रहा है या कोई भी कर रहा है, तो वो एचआर के इंस्ट्रक्शंस पे कर सकते हैं या एचआर ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं उसके बेसिस पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं है, तो भी वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ही आ जाएगी। मतलब अगर कोई मैनेजर या सुपरवाइज़र भी डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहे हैं, तो हो सकता है वो एचआर की पॉलिसीज़ के थ्रू कर रहे हों या ऐसी कोई चीज़ हो जो एचआर ने फ्रेम की हुई हो, कुछ नोटिस निकाले हुए हों, उसके बेसिस पे हो रहा हो। तो वहाँ कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, इसलिए मैं ब्लंटली से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे नहीं ले रही हूँ, राइट। नेक्स्ट आता है ह्यूमनिस्टिक रिलेशन मैनेजमेंट। ये क्या होता है, ये मैंने बताया है आपको। इसमें ज़्यादा ह्यूमन नीड्स, वैल्यूज़, मॉरल्स, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और ह्यूमन रिसोर्सफुलनेस मैनेजमेंट, इसे मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रही हूँ कि ये वर्ड क्या है। रिसोर्सफुलनेस मैनेजमेंट, ये थोड़ा मैं नहीं रिलेट कर पा रही हूँ। मैंने ये वर्ड, आप ये कह सकते हैं कि मैं इसको नहीं समझ पा रही हूँ कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से नन ऑफ दीज, डी जो है नन ऑफ दीज आता है, तो मुझे क्या लगता है या तो बी हो सकता है या डी कोई और भी हो सकता है। ह्यूमनिस्टिक रिलेशन मैनेजमेंट आप जरूर गूगल आउट करें क्या होता है। इसमें ज़्यादा ह्यूमन नीड्स और ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इनकी बात होती है। इसका आप एक सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं अगर, और अगर सेकेंड ओपिनियन लेते हैं और कुछ समझ आता है तो प्लीज़ मुझे भी ज़रूर बता दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है फिफ्थ। A consultant company is looking to hire high-level consultant who have the ability to crack the deals with their experience. As an HR, how will you go about? क्या हो रहा है, कंसल्टेंट कंपनी ने क्या करा, एक हाई लेवल कंसल्टेंट हायर करना है। ओके, हु हैव द एबिलिटी टू क्रैक द डील्स विद देयर एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस से वो डील्स क्रैक कर पाए। एक अच्छा कंसल्टेंट हमें एक कंसल्टेंट कंपनी में हायर करना है जो कि अपने एक्सपीरियंस से डील्स को क्रैक कर पाए। तो क्या होगा इसमें, एचआर कहाँ से हायरिंग करेगा, चलिए चलते हैं देखते हैं। हायर कंसल्टेंट विद गुड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या करेगा, खाली गुड कम्युनिकेशन क्या कर लेगा, खाली कम्युनिकेशन से कुछ नहीं होता। मैंने कई बार कहा है कि कम्युनिकेशन पे फोकस करिए, उसे इम्प्रूव करिए, लेकिन खाली अगर अच्छा कम्युनिकेशन है और पीछे कुछ बैकग्राउंड आता ही नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई बात ही नहीं हुई इसमें आपके, तो काम नहीं चल पाएगा। हायर सीनियर कंसल्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स फर्म। अरे कॉम्पिटिटर फर्म से जाके हायर कर लो, इतना ईजी होता है कि कॉम्पिटिटर फर्म से हमने हायर कर लिया सीधा जाके, कुछ और सोचा ही नहीं। आप निकालिए वैकेंसी, अगर कॉम्पिटिटिव फर्म से किसी को अप्लाई करना होगा या फिर आप हेड हंटिंग के थ्रू कर सकते हैं तो हो सकता है हो जाए, लेकिन उसके लेस चांसेस हैं एकदम, राइट। उसके बाद आता है, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव फर्म में वो काम कर रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमें ज्वाइन करना चाहें। फाइन। नेक्स्ट इज हायर कंसल्टेंट विद मिनिमम ऑफ 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस। किस चीज़ का एक्सपीरियंस, 10+ years मिनिमम एक्सपीरियंस आप बोल रहे हो, किस चीज़ के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, कौन से एक्सपीरियंस होना चाहिए। हायर कंसल्टेंट बेस्ड ऑन देयर पोर्टफोलियो एंड व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट्स दे हैव हैंडल्ड इन पास्ट। यस, ये है असली कहानी। किसको कंसल्टेंट को हायर करना है, पोर्टफोलियो के बेसिस पे हायर कीजिए और किस तरीके के क्लाइंट्स उसने हैंडल करे हैं, यहाँ पे दोनों चीजें उसने इंक्लूड कर दी। क्या चाहिए थी हमें, क्रैक कर पाए डील अपने एक्सपीरियंस से, तो क्लाइंट्स किस तरीके के हैंडल करें यहाँ से पता चल जाएगा एक्सपीरियंस, और किस तरीके का पोर्टफोलियो है वो हम पहले देख ही रहे हैं। तो पोर्टफोलियो प्लस एक्सपीरियंस दोनों चीजें मुझे यहाँ मिल रही हैं।
और ऊपर के जितने भी ऑप्शंस हैं वो आधे अधूरे हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं लेंगे। ये जो मिनिमम 10 ईयर प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है इसमें कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं है। यहाँ डी वाला जो पॉइंट है उसमें क्लैरिटी दी हुई है, अदरवाइज अगर ये डी नहीं होता तो हाँ हम एक्सपीरियंस में 10 प्लस ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले को ले लेते। इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी आया है, किसी और प्रोफाइल के लिए आया था, हाई लेवल कंसल्टेंट के लिए नहीं आया था, किसी और सेशन में आया था जिसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट की बात हो रही। तब मैंने एक्सपीरियंस वाला ही ऑप्शन चूज किया था। ओके, लेकिन उसमें ये डी ऑप्शन नहीं था। फाइन, तो ये डी ऑप्शन इसमें बेस्ट है। मैंने पहले भी आपसे कहा है, तो मैं कोई गारंटी नहीं दे रही हूँ कि ये क्वेश्चन सही है, आंसर सही है नहीं है। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे इन्हें आंसर कर रही हूँ, प्रैक्टिकली जैसे हम चीज़ें करते हैं उसकी बेस पे आंसर कर रही हूँ। और दूसरा ये कि क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेड हैं, लेकिन उनके जो ऑप्शंस हैं वो उन्होंने चेंज करके दिए हुए हैं। तो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, बिकॉज अगर हमें एक ब्लंट क्वेश्चन दिया जाता है कि जिसमें कोई ऑप्शंस नहीं दिए जाते, वहाँ इट्स रियली इजी टू आंसर कि भाई ऐसा 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 करना है। लेकिन जहाँ हमें 4 ऑप्शंस दिए तो हमें उन 4 ऑप्शंस के ही दायरे में आंसर करना है, मतलब उन 4 में से ही कुछ ना कुछ चूज करना है। ओके, तो जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। फाइन, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 6th पे। अरे यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये देखते हैं, चलिए अभी इसके बारे में बात करते हैं। ये रोहन बोरा है, इन्होंने सेंड किया था ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है इनका। और चलिए इसे पढ़ते हैं। वन डे एन एम्प्लॉय मेट विद एन एक्सीडेंट विद इन ड्यूटी आवर्स एंड इमीडिएटली ही वॉज शिफ्टेड टू नियरेस्ट हॉस्पिटल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। क्या हुआ, एम्प्लॉय एक्सीडेंट हो गया ड्यूटी आवर्स के अंदर और उसको तुरंत ही हमने हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट करा दिया। एम्प्लॉय वॉज नॉट टेकिंग एनी सेफ्टी मेजर्स एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। क्यों नहीं ले रहा था, समझिए इस बात को। रीजन हो सकते हैं वो खुद नहीं ले रहा था या कंपनी ने प्रोवाइड नहीं की थी सेफ्टी मेजर्स। HR clearly shared the incident in front of company owner and he directly refused to pay any financial compensation towards this. What HR will do? चलिए क्या करेगा HR? सबसे पहले इस सिचुएशन को बिल्कुल ब्लंटली समझते हैं। कोई भी एम्प्लॉय अगर यहाँ पे एक्सीडेंट होता है विद इन ड्यूटी आवर्स हमारा काम करते हुए, तो क्या है सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इस केस में देखनी, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ मैं बात कर रही हूँ, इमेजिन करिएगा कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में और इस तरीके की कोई चीज़ हो जाती है अगर, ओके, तो आप क्या करेंगे एज एन HR? सबसे पहली चीज़ एम्प्लॉय की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सारी चीज़ें बात की हैं, राइट? इन सब पे भी हम बात करेंगे। ऑब्वियसली कंपेंसेशन बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें देनी होगी, फाइनेंशियल कंपेंसेशन, लेकिन सबसे पहले एम्प्लॉय की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू प्रोवाइड फर्स्ट एड, जो कि और सेंट टू हॉस्पिटल मीन्स फर्स्ट एड किस केस में आप दे सकते हैं अपने यहाँ पे, छोटी मोटी चीज़ हुई, ब्लेड से कुछ उंगली थोड़ी बहुत कट गई या कुछ इस तरीके का वूंड, बहुत ही माइनर सी कोई ऐसी चीज़ हो गई जो हम यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर फैक्ट्रीज एंड ऑल उसमें काम करते हैं तो फर्स्ट एड वगैरह का प्रॉपर होता है अरेंजमेंट, तो यहाँ पे पहले फर्स्ट एड दीजिए। अगर वो फर्स्ट एड वाला सीन नहीं है, ज़्यादा बड़ी चीज़ है, तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा उसको हॉस्पिटल सेंट, जो कि इसमें किया गया है, वो बहुत अच्छी बात है। मैं एक जर्नल केस लेके पूरी सारी चीज़ इसमें समझाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसको भी डिस्कस किया कि हॉस्पिटल आपको उसको एडमिट कराना होगा, ध्यान रखना है, ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ी चीज़ है तो। ये तो दोनों चीज़ें हो गई उसकी सेफ्टी से रिलेटेड। अब बात आती है कि भाई HR क्या करेगा। उसने कंपनी ओनर को बताया और उसने मना कर दिया कंपेंसेशन से। पहली बात तो देखिए, HR अगर वो मना कर रहे हैं तो एक रिटन रिपोर्ट आपको मेल के थ्रू सेंड करनी पड़ेगी ओनर्स को। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये बहुत आसान है बाद में ओनर्स या किसी के लिए भी कहना, आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन बाद में सीनियर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इजी होता है कहना कि हमारे पास तो ये इन्फॉर्मेशन ही पूरी तरह नहीं आई थी। समझिए, इस पॉइंट को नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में कोई पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं जिन्हें मैं टिक करके बता दूं कि क्या करना है। इसी वजह से नहीं दिए हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं इस क्वेश्चन में। ओके, सो इस वजह से नहीं दिए हैं, क्योंकि इसमें हमें ये देखना होगा कि हमें क्या क्या करना है। तो 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, सेफ्टी फर्स्ट और सेकंड इज इंश्योर करना उसकी फर्स्ट सेफ्टी, सेकंड इज उसको फर्स्ट एड या हॉस्पिटल भेजना, थर्ड आता है सेंट कंप्लीट रिपोर्ट। ये जो पूरी रिपोर्ट है, जो भी ये हुआ है, पूरा स्टेटस है, ये ज़रूर सेंड करें मेल में। किसको?
अपने जो आपका सीनियर है, एचआर जैसे एग्जेक्टिव हैं, तो अपने मैनेजर को सीसी कीजिए, और जो भी और लोग हैं जो एडमिन स्टाफ, एडमिन हेड हैं, और अगर आपके ये ओनर हैं या सीईओ हैं, जो भी वहाँ पे सीनियर प्रोफेशनल्स हैं जिनके अंदर ये आता है, जिनको ये कंपनसेशन जाना चाहिए कि ये कंपनसेशन वहाँ से जाएगा, ओके, मतलब कंपनी से जाएगा, बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इसे मत फॉरगेट करिएगा। क्योंकि क्या होगा, बाद में ये कहा जाएगा कि ये इंसिडेंट हमारे सामने इस तरह से आया ही नहीं, मतलब बहुत बार तो ऐसा होता है कि आया नहीं, बहुत बार ये होता है इस तरह से नहीं आया। दूसरी बात, हमें इतनी बात नहीं पता थी, हमें ऐसा नहीं पता था कि ऐसा हो चुका है, राइट। तो पहले पूरी सारी चीज़ें समझ लीजिए, उसके बाद ज़रूर ज़रूर आपको प्रॉपर रिपोर्ट सेंड करनी है मेल के थ्रू। मेल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी अपनी मेल से ऑफिशियल मेल जाएगी, ओके, बहुत ज़रूरी है ये सेंड करना। सीसी करें 2 4 5 जनों को, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी लोग रिफ्यूज़ कर देंगे। अब ये तो देखिए मूवीज़ में बहुत बार दिखाते हैं कि सभी लोग एक दूसरे से मिल गए, तो वहाँ उन केसेस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, राइट। और जब इतना मैटर जाएगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी को पता चलेगा ही, तो इस वजह से अपना काम बिल्कुल सॉलिड रखें। तो ये हो गई बात, क्योंकि वो मना कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने। अब आती है भाई कंपेंसेशन की बात। तो इस कंपेंसेशन को हमने समझना ज़रूरी है, क्योंकि एज एन एचआर हमें पहले पता तो होना चाहिए कि किस तरीके से कंपेंसेशन मिलेगा और क्या होता है। तो इसके लिए है देखिए 2 एक्ट, ठीक है। मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ ये एक्ट ज़रूर रीड करें। मेरे पास अभी नेक्स्ट वीक से, आई होप सो, वैसे तो मैंने पहले भी ये कहा था कि मेरे ये सेशंस आने वाले हैं, एक्ट्स आने वाले हैं, लेकिन होपफुली आज जिस दिन मैं ये शूट कर रही हूँ, आई थिंक दिस इज़ थर्सडे, और आज क्या है, वेडनेसडे, आई थिंक ट्यूसडे वेडनेसडे, हाँ। तो अभी क्या है, आज मैं जिस दिन ये शूट कर रही हूँ उस दिन अभी मेरे पास 3-4 डेज है, तो मे बी कुछ दिन बाद मैं एक्ट्स लाऊंगी। बहुत जल्दी मैं एक्ट्स लाने वाली हूँ, ईएसआई लाने वाली हूँ, और बहुत सारे एक्ट्स लाने वाली हूँ, राइट। क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रही है स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के, तो प्लीज़ उनको देख लें। मैं एक एक चीज़, एक एक टर्म बहुत अच्छे से समझाऊंगी, प्रोविजन समझाऊंगी। आप खुद से ज़रूर रीड करें, अगर रीड कर पाते हैं, तब तक नहीं पढ़ पाते हैं तो खुद से प्लीज़ इसे रीड करें। 2 एक्ट इस केस में ऑपरेट होते हैं। फर्स्ट इज एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, और दूसरा आता है एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट 1923। एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट 1923 कौन सा एक्ट है? जो कि पहले हुआ करता था वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट, जो कि अमेंडमेंट होकर चेंज हो गया है एज एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट 1923, ठीक है। अब ये है कि ये दोनों एक्ट एक साथ नहीं लगते, ये दोनों एक्ट अलग अलग लगते हैं। मतलब या तो एक लगेगा, मतलब फर्स्ट ईएसआई लगेगा, तो कंपेंसेशन वाला नहीं लगेगा, और अगर कंपेंसेशन लगेगा तो ईएसआई नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ईएसआई जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट इंजरी की बात होती है। कोई भी एक्सीडेंट हो गया है, सेक्शन 46 में बेनिफिट्स दिए हुए हैं, क्या क्या होते हैं, मैंने इतनी हिंट दे दी है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, और यही चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं अपने मेल में कि ये कंपनसेशन उसका बनता है, ठीक है। सो ये ज़रूर करें। उसके बाद ये मतलब ज़रूर चेक कर लें कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, किस टाइप का एक्सीडेंट हो रहा है और क्या इंजरी है, ये सब कुछ डिफाइन किया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना इस सिचुएशन में कि कैसी इंजरी हो रही है, कैसा एक्सीडेंट हो रहा है, उसी के बेसिस पे कंपनसेशन मिलेगा। खाली ब्लंटली ये कह देना कि हाँ भाई एक्सीडेंट हुआ है और उसकी हम कोई भी जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है, ऐसे नहीं कंपनसेशन डिसाइड होते, ठीक है। तो इसलिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है कि एम्प्लॉयमेंट इंजरी में क्या क्या उन्होंने ऐड किया है। उसके बाद है हमारा एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, जो बात करता है या तो एम्प्लॉय की डेथ हो जाए या फिर उसका डिसेबलमेंट हो जाए। डिसेबलमेंट मतलब कोई भी जो बॉडी पार्ट है वो वर्क ना कर पाए प्रॉपरली जैसे पहले करता था, ठीक है, इस तरीके का वो हो सकता है। टेम्परेरी डिसेबलमेंट या फिर परमानेंट डिसेबलमेंट, इसमें अर्निंग कैपेसिटी आपकी लॉस हो जाए, या तो अभी या टेम्परेरी या थोड़ी बहुत या फ्यूचर के लिए, राइट, मतलब आप उस तरीके से अर्न ना कर पाए, राइट। तो दोनों ही एक्ट्स में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब इसमें देखिए ये पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि जो डाई है वो डेथ तो डेथ ही है, लेकिन डिसेबलमेंट में पार्शियल डिसेबलमेंट है या फिर टेम्परेरी डिसेबलमेंट है, और किस तरीके का, ये सारी चीज़ें डिफाइंड है। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ज़रूर मेंशन करें, ये ज़रूर जाके रीड करें, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा एक्ट नहीं बता सकती हूँ। मैंने इसमें आई थिंक इनफ चीज़ें बता दी हैं जिससे आपको ये समझ में आ पाएगा कि हाँ भाई कंपनसेशन डिसाइड होते हैं और किस किस केस में होते हैं। ये दोनों एक्ट ऑपरेट होते हैं इसमें, मैंने इसलिए आपको बताया है, ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट का केस है और एक्सीडेंट के केस में ये दोनों एक्ट में
हमें बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉय को। तो यहाँ पर आप जब आंसर लिखेंगे और वहाँ पे देख लेंगे, रीड कर लेंगे, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट ऐसा हो जाएगा, इन केस ऑफ टेम्पररी डिसेबलमेंट ऐसा हो जाएगा, इन केस ऑफ डेथ ये हो जाएगा, इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इंजरी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी हम ऐसा कर देंगे। मतलब 2-3-4 केस हो जाएंगे, हम इसका आंसर दे देंगे। फाइन, इसको ऐसे आंसर किया जाएगा अच्छे से। इसीलिए इन्होंने कोई ऑप्शंस नहीं दिए क्योंकि इसका आंसर बहुत अच्छा खासा लंबा चौड़ा बनता है। फाइन, चलिए आई होप सो क्लियर हुआ होगा। क्लियर नहीं हुआ है तो भी मुझे ज़रूर बताएं दोबारा से। फाइन, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चन। 3rd सेशन था मेरा, वहाँ पे जॉब्स एंड एग्जाम इनका चैनल है। यहाँ पे 7 से लेके 10 तक क्वेश्चन है, वो इन्हीं के हैं। अ सिंगिंग अकेडमी इज लुकिंग फॉर अ होस्ट एज एन HR, हाउ विल यू फाइंड द राइट कैंडिडेट। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बहुत सारे मैंने कैंडिडेट सिंगिंग और डांसिंग के वो करे हैं, हायर करे हैं, कोरियोग्राफर हायर करे हैं, और बहुत ऐसे प्रोफाइल के लोग हायर करे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा होता है इन लोगों को हायर करना, बिकॉज बहुत मज़ा आता है इनके इंटरव्यूज़ में, क्योंकि हम इनसे डांस परफॉर्म करा के देखते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। चलिए, आपको हिंट तो मिल ही गई है यहाँ से फिर भी चलिए मैं रीड करती हूँ। ए, हायर कैंडिडेट्स विद प्रायर एक्सपीरियंस। खाली एक्सपीरियंस, देखिए ये एक स्किल है, पहली बात समझिए। सिंगिंग, डांसिंग, ये स्टेज स्किल्स हैं। ये एक ऐसी स्किल्स हैं कि जो सुन के और देख कर ही हम सही चीज़ समझ सकते हैं। एक्सपीरियंस ठीक है, अब मतलब ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई अब जैसे सरोज खान है, सॉरी मतलब वो तो डांसर कोरियोग्राफर है। सिंगिंग में जैसे आप लता मंगेशकर कहें, अलका याग्निक कहें, जो भी आपके फेवरेट हो, श्रेया घोषाल, नेहा कक्कड़, कोई भी कह लें। तो अब ये तो है नहीं कि भाई इनको गवा के देखा जाएगा, ऑब्वियसली। मतलब अगर ऐसे लोगों को आप हायर करेंगे तो नेम, बट स्टिल जब आप उनसे इंटरेक्शन करेंगे तो आप क्या कहेंगे, आपका मन करेगा ना यार एक बार थोड़ा सा गा के सुना दीजिए। मतलब इट्स, ये चाहे इंटरव्यू फॉर्म में ना हो, लेकिन हाँ ये ज़रूर होगा अगर आप उनसे मिलेंगे कि थोड़ा सा गा के सुना दीजिए। तो क्या होता है, हायर कैंडिडेट्स विद प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होगा खाली। द कैंडिडेट शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या करेगी, अब यहाँ बात हो रही है सॉरी होस्ट की, मैं थोड़ा सा यहाँ पे भटक गई, इसमें भी मैं बता दूं। देखिए, जब सिंगिंग एकेडमी को जो कोई होस्ट करता है ना, वो खुद भी थोड़ा बहुत उसे नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ऐसा है जिसको बिल्कुल ना गाना आता ना बोलना आता ढंग से, और वो सिंगिंग एकेडमी को होस्ट कर लेगा बहुत अच्छे से, नहीं। क्योंकि सिंगिंग शोज, इवेंट्स कुछ भी होंगे तो वहाँ पे गाना थोड़ा सा आपको अच्छे से परफॉर्म करना होगा। होस्ट आपने देखे हैं ना, कितने शोज होते हैं, रियलिटी शोज, उसमें कितने अच्छे से परफॉर्म करते हैं होस्ट। तो उनके में अंदर भी कुछ टैलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए होस्ट में सी, गिव कैंडिडेट अ प्रैक्टिकल टेस्ट एंड टेस्ट हिज और हर स्किल्स। और डी, हायर कैंडिडेट्स विद गुड कॉन्फिडेंस लेवल्स। देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है लेकिन अच्छा गा नहीं सकते, अच्छे से बोल नहीं सकते। एंकर, होस्ट की बात हो रही है, तो क्या होगा, होस्ट एक ऐसी चीज है जो अगर परफॉर्म नहीं कर पाएगा वहां पर, जो पूरे उसकी शान है एक तरीके से। कैंडिडेट्स आएंगे जाएंगे, कंटेस्टेंट्स आएंगे जाएंगे, लेकिन कौन जान होता है, या तो हमारे जजेस जिनको सब लोग देखते हैं अक्सर, बार बार उन पे स्पॉटलाइट होती है, और या फिर कौन होते हैं, या फिर होते हैं हमारे जो होस्ट होते हैं, जो सबको इंट्रोड्यूस करते हैं, कभी गा के, कभी हंसी कर से, कभी मजाक से, ठीक है। तो सी आता है, गिव कैंडिडेट अ प्रैक्टिकल टेस्ट एंड टेस्ट हिज और हर स्किल्स। बिल्कुल, एक प्रैक्टिकल टेस्ट से हम उन्हें टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक परफॉर्मेंस वाला एकेडमी है जिसका हमें होस्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसे भी थोड़ा बहुत परफॉर्म करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आता है, विच एस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज टू द कंपनसेशन डिपार्टमेंट ऑफ HR लुक्स आफ्टर। विच एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज टू कंपनसेशन डिपार्टमेंट ऑफ HR लुक्स आफ्टर। भाई, कंपनसेशन डिपार्टमेंट कौन सा काम करता है एम्प्लॉय का, सिंपल। विच एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज में मत फंसिए, सिंपल सी बात है। विच एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब यही है कि एम्प्लॉय का कौन सा वाला काम कंपनसेशन डिपार्टमेंट करता है। कौन सा करता है, हेल्थ एंड सेफ्टी, कंपेंसेशन, कंपेंसेशन मैनेजमेंट पर एक सेशन है HR जर्नलिस्ट में, जरूर चेक करिएगा वो सेशन, ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी से बेचारे का कोई मतलब नहीं है कंपेंसेशन डिपार्टमेंट का। सैलरी, यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म से क्या मतलब है भाई, वर्किंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से क्या मतलब है, सैलरी से मतलब है। कंपेंसेशन इज रिलेटेड विद सैलरी, बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स, ओके। सो ये सैलरी डील करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे 9th पे, व्हाट
What the advantage of hiring internally? What is the होना चाहिए? What is the advantage of hiring internally through IJPS and IPPS? देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था अभी आई थिंक किसी क्वेश्चन में, आई थिंक पीछे मैं थोड़ा सा याद करूँ तो शायद थर्ड क्वेश्चन था, आप जाके देख लीजिएगा, मैं यहाँ से बैक नहीं जा सकती हूँ, ठीक है मैं आगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही कर रही हूँ, तो चलिए चेक कर लीजिएगा आप, थर्ड क्वेश्चन है वहाँ पे इसका लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन, मतलब हायर करना है हमें इंटरनली तो एडवांटेज क्या होगी, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन मिल जाएंगी। एक बात बताइए मुझे, इंटरनल हम हायरिंग कर रहे हैं, हर कोई इंटरेस्टेड होगा, एक पोजीशन निकली उस पे जाने के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, पोजीशन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही तो होगा, तो लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन नहीं आएंगी अंदर। जब हम कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही इंटरनल हायरिंग करना चाहते हैं और हमने इंटरनल जॉब पोस्टिंग कर दी तो बहुत सारे लोग थोड़ी अप्लाई करेंगे कंपनी में, कंपनी में हर कोई डिससेटिस्फाइड होगा कि अपनी पोजीशन से, कि वो एक पोजीशन निकली तो सब लोग उसी के पीछे लग गए, ऐसा नहीं होगा। कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं सब लोग अपनी अपनी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, जो निकलेगी उसमें हो सकता है कि 2 4 5 लोग हों जो उस पोजीशन के लिए अप्लाई करें, तो ये नहीं आएगा। बी प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन, ये थोड़ा बड़ा सा है तो चलो पहले सी और डी पढ़ लेते हैं, है ना। हेल्प HR रिक्रूटर, रिक्रूटर को हेल्प मिलेगी, बस इतनी सी बात, रिक्रूटर को तो हर चीज में हेल्प मिलेगी, कुछ भी आप आसानी दोगे तो रिक्रूटर को हेल्प मिलेगी, तो खाली रिक्रूटर की हेल्प सोच के बस हम वहीं तक रह जाएं, ऐसे नहीं होता। नो एडवांटेजेस, कोई एडवांटेज ही नहीं है, लो जी इंटरनली हायर कर रहे हैं, काम आसान हो रहा है, कम लोग मिल रहे हैं और इसकी कोई एडवांटेज ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बी आते हैं, provides an open opportunity to everyone internally, including the less vocal employees, to compete and prove their ability for the role. सबसे बेस्ट ओपन अपॉर्चुनिटी सबको दे रहे हैं हम इंटरनली, यस, जो कि ज़्यादा अच्छे से नहीं आगे इंटरेक्ट कर पाते हैं, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो भी compete कर सकें, प्रूव कर सकते हैं अपनी एबिलिटी और रोल को, ठीक है। अंदर ही काम कर रहे हैं, बहुत समय से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई हायर पोजीशन निकली, हम बाहर नहीं जाना चाहते, इसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब निकली इंटरनल जॉब पोस्टिंग कि हाँ भाई आप अप्लाई कर सकते हो, तो क्यों नहीं ग्रैब करेंगे, राइट, और अच्छी चीज़ है ये, तो बी आ जाएगा, प्रोवाइड्स एन ओपन अपॉर्चुनिटी। अब आते लास्ट क्वेश्चन हो गया, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट लिंक टू DA इन इंडिया। अब इसमें से कौन सी चीज DA से लिंक नहीं है, DA क्या चीज होती है, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस क्या होता है भाई, गुजारा भत्ता। चलिए आपने पेरोल प्रोसेसिंग के सेशन देखे होंगे, वहां पे भी मैंने डियरनेस अलाउंस के बारे में बताया, नहीं देखे हैं तो पेरोल प्रोसेसिंग की प्लेलिस्ट है, वहां से जरूर चेक कर ले, नेट सैलरी, कॉस्ट टू कंपनी, TDS कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है, उसके सारे सेशंस बने हुए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। DA होता है डियरनेस अलाउंस, ये क्या होता है भाई, क्यों मिलता है, इसका सीधा सीधा मीनिंग है महंगाई से। क्या होता है, हर बार महंगाई बढ़ती रहती है, अब आपकी सैलरी उतनी तरीके से तो नहीं बढ़ती है, तो इसमें एक डियरनेस अलाउंस मिलता है, बिल्कुल मैं ना यहाँ पे बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, तो डियरनेस अलाउंस इसलिए ऐड होता है, फाइन, हमारी जो बेसिक सैलरी है उसमें डियरनेस अलाउंस इसलिए ऐड होता है, महंगाई की वजह से, समय बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, उस वजह से। अब इसमें से कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो उससे लिंक नहीं है, इसका मतलब 3 फैक्टर लिंक है, एक फैक्टर कोई ऐसा है जो उससे लिंक नहीं है। सबसे पहले चलते हैं इंडेक्स फैक्टर। इंडेक्स फैक्टर क्या होता है भाई, आई होप सो आपको पता होगा, पर मैं छोटा सा बता देती हूँ। इंडेक्सिंग करना, अगर आपने लॉ, टैक्स, अकाउंट्स थोड़ा पढ़ा हुआ है तो वहाँ से आप समझ सकते होंगे, नहीं भी है तो यहाँ से भी समझ लेंगे। इंडेक्सिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आज की डेट पे लाना, जिस दिन हम बात कर रहे हैं ना उस डेट पर लाना, इज कॉल्ड एज इंडेक्सिंग, ये होती है हमारी इंडेक्सिंग। इंडेक्स मतलब कोई चीज़ जैसे हमने पुराने समय में ली, जैसे पिछले हमने एक रेफ्रिजरेटर घर के लिए परचेस किया, सिंपल सा रखते हैं, अब कितने के आते हैं उस पर ज़्यादा सेंटिमेंटल ना हो, मैं ले लेती हूँ, चलिए 25,000 का एक रेफ्रिजरेटर हमने परचेस कर लिया, ठीक है, मुझे बिल्कुल अमाउंट समझ नहीं आ रही, मैंने कुछ भी ले ली। अब 25,000 का तो मैंने 5 साल पहले लिया था, आज मैं उसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, अब डेप्रिसिएशन मत करिएगा, अब इसको इंडेक्स फैक्टर से तोलिएगा, मुझे पता है अब डेप्रिसिएशन वाला इशू आ जाएगा, मैम ये तो डेप्रिशिएट हो जाता है, मतलब अगर मुझे आज की वैल्यू निकालनी हो तो मुझे आज की इंडेक्सिंग करनी होगी, मतलब आज वो 25 का तो नहीं मिलेगा ना, और ज़्यादा का होगा, तो उसके लिए कुछ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, मतलब जिस समय लिया था उस समय इंडेक्स वैल्यू क्या थी, इंडेक्स वैल्यू एक होती है, ठीक है, हर ईयर की इंडेक्स वैल्यू निकलती है, एक 3 डिजिट्स वैल्यू होती है, ओके,
वो डिवाइड हो जाएगी और आज की जो इस साल की इंडेक्स वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। उससे हमें इसकी आज की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब किसी भी चीज़ की गिवन डेट आज की वैल्यू अब की निकालना, इस साल की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो अब ये क्या है, यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं इससे लिंक हो रहा है कि हम इसे महंगाई से लिंक कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। आज महंगाई कुछ है तब कुछ थी, तो ज़्यादा बढ़ गई ना, फाइन। तो इसीलिए डियरनेस अलाउंस क्या है, डियरनेस अलाउंस में भी तो हम यही बात करते हैं कि आज पैसे जो बढ़ता जा रहा है उसमें हम ऐड कर रहे हैं। मतलब सैलरी में हम डियरनेस क्यों दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, फाइन। तो इंडेक्स फैक्टर तो डीए से लिंक हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम फैक्टर, ऑब्वियसली टाइम हो रहा है। टाइम फैक्टर ऑब्वियसली डीए में कंसिडर किया जाता है। 5 साल पहले कुछ था और अब कुछ था। डीए हम यही तो कह रहे हैं, महंगाई जो बढ़ रही है, तो महंगाई समय से बढ़ रही है ना। पॉइंट फैक्टर, ये पॉइंट फैक्टर भी इसी में आएगा, पॉइंट एट सर्टेन पॉइंट, ठीक है। इसे मैं अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होता जा रहा है ये, आप चेक कर लीजिएगा। दूसरा आता है एज फैक्टर। देखिए ये एज फैक्टर कहीं से कहीं तक लिंक नहीं होगा। एज के वजह से कोई भी डियरनेस अलाउंस नहीं दिया जाता। ये कहीं नहीं लिखा होता कि एज आपकी इतनी है तो आपको इतना दिया जाएगा, ठीक है। आपकी एज इतनी बढ़ गई तो अब आपकी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी, ये कहीं नहीं होता, ठीक है। ये सारी चीज़ें महंगाई से रिलेटेड है और वो महंगाई इंडेक्स, टाइम और पॉइंट फैक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ होगा, ध्यान आया मुझे अभी अभी, ठीक है। चलिए, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है मुझे ज़रूर बताएं। और पता नहीं चैनल मैंने सब्सक्राइब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आप, और ये तो मैं भूल ही जाती हूँ कहना। चलिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारे सेशंस अभी पेंडिंग हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी भी कई सारे सेशंस में आपने नीचे डाले हुए हैं, तो वो भी अभी आते रहेंगे, डोंट वरी, ओके। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।